जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए, हम जो है अभी 10th का बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को। आपके बोर्ड परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो पक्का निश्चित रूप से यहीं से आएंगे। आप विश्वास करिए, नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव यहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत ही महत्व है आपके बोर्ड परीक्षा में। क्यों महत्व है भाई? क्योंकि आपके जो 500 का परीक्षा होता है उसमें 50% आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। 50% का मतलब होता है 250 नंबर। जब आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करेंगे, आपने 1 साल पढ़ाई किया तो क्या किया, आप मेरे साथ 2 महीना बने रहिए। 2 महीना में हम इस 250 प्रश्न का इस तरह से तैयारी कराएंगे कि आपको 240-45 नंबर इसमें आएगा, है कि नहीं। और आपके जो 50% मतलब 250 नंबर बचता है सब्जेक्टिव के लिए, उसके लिए भी रास्ता बताएंगे आप लोगों को। आपने जो पहले पढ़ा है, आपके जो सर पढ़ा है, आपने 1 साल पढ़ा है, उसको आप रिवीजन करते रहिए। तो आपको इसमें भी अगर बढ़िया मार्क्स आ जाता है तो आपके 80, 85, 90% मार्क्स बन जाते हैं। अभी जो हम लोग ये सेट करेंगे, ये सेट होगा आपका साइंस का दूसरा सेट होगा, सेकेंड सेट का आपका दूसरा पार्ट होगा। इसमें हम लोग देखेंगे 40 से 80 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने सेकेंड सेट का पहला पार्ट किया उसमें हमने 1 से 40 तक क्वेश्चन देख लिए हैं, है कि नहीं। आप देख लिए होंगे। अगर आप वो नहीं देखें तो पहले जा करके इसका सेकेंड सेट का पहला पार्ट देखिए। 140 प्रश्न बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। और ये सेकेंड सेट का दूसरा पार्ट होगा। इसमें 40 से 80 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अभी बताएंगे आप लोगों को, ठीक। तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी चीज़ आएगी, सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने से क्या होगा कि हम देखिए सारा कुछ जो होता है वो, है कि नहीं, सारा कुछ। अब 2 सेकंड का कोई बात है, 10 सेकंड का कोई बात है, उसको ज़रूरी नहीं है कि मैं यूट्यूब पर आऊँ। उसमें जो है कोई न्यूज़ है आपके परीक्षा संबंधित तो मैं टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं, तो उससे आप लोग निश्चित रूप से जुड़ेंगे। आपको अगर किसी तरह की समस्याएं हैं कि आपको और कोई चीज़ें पढ़ना है, ये चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8271859877। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी एग्ज़ाम का टाइम है, आपके बोर्ड परीक्षा का टाइम है, तो बोर्ड परीक्षा का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टेंशन होता है, आप लोग को डिप्रेशन होता होगा। लेकिन ये सब नहीं करना आप लोगों को, बस बिंदास आपको तैयारी करना है, पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है। और आप मेरे साथ हैं तो आपको इस तरह की कोई समस्या होगी ही नहीं। आपको जो है निश्चित रूप से अच्छे से तैयारी हो जाएगा। फिर भी आपको अगर जैसे कैसे नंबर लाना है एग्ज़ाम में, जो टेंशन हो रही है उसको कैसे मैनेज किया जाए, अगर वो बातें आप लोग करना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और देखिए अगर जो 50% आपका मार्क्स आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव से अगर 50 में 50 सभी सब्जेक्ट में आपको लाते हैं, तो हमारी संस्था की तरफ से आपको दिया जाता है एक 5G फ़ोन आपको गिफ्ट किया जाएगा। और आपको हमारे स्टूडियो में बुलाया जाएगा, हम यहाँ भी आएँगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। तो आप ऐसे लकी इंसान बनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा मेहनत करिए। कुछ दिन की बात है दोस्तों, 2 महीना का। देखिए आप ही दुनिया के सबसे लकी इंसान है जो आपके पास सिर्फ 2 महीना आप मेहनत करेंगे और आप बन जाएंगे हीरो। हीरो कैसे बनेंगे? अगर आपको 10th में 90%, 85% मार्क्स आता है, बढ़िया मार्क्स आता है, अच्छा मार्क्स आता है, तो फिर उसके बाद आपके आगे का लाइफ जो है बहुत आसान है। तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको अच्छी जॉब होगी, आप समाज के लिए भी अच्छा करेंगे, खुद के लिए अच्छा करेंगे और माता पिता के लिए अच्छा करेंगे। और अभी जो सोते रह जाएंगे, जो देखो ये जो वो लड़का है, वो मैं समझ रहा हूँ तुम मुस्कुरा रहे हो ना, तुम सोते हो, मैं समझ रहा हूँ तुम सोते हो। सोना नहीं है, देखो सोते हो ठीक है, पूरी लाइफ सोना है आपको, लेकिन अभी जो वर्तमान टाइम है उसका आप यूज करेंगे थोड़ा सा। देखिए सुबह में 4-5 बजे उठिए रोज़। 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, 5 बजे उठिए। 5 बजे तो सुबह हो जाती है। फ्रेश होइए, पढ़िए, 4-5 घंटा पढ़िए। देखिए 5-7 घंटा आपको पढ़ना है, उसमें 4-5 घंटा, 3 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव का जो मेरा ये वीडियो आता है, रोज़ आपको 2 से 3 वीडियो देखना है और एक वीडियो आपको 2 से 3 बार देखना है। 2 से 3 बार देखने से आपको यही याद हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 4-5 घंटा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आप रिवीजन कीजिए, मैथ का प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस जो है ही आपको परफेक्ट बनाएगा। कहावत भी है कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, आप सुने हैं ना। और तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस ही क्या करेगा, परफेक्ट बनाएगा। और आप एक बार पढ़ लिए, बस आपसे हो जाएगा। आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो आपसे कुछ नहीं होगा। आप जो है बार बार प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करिए,
तो ही आपके परीक्षा में आप प्रश्न बना। देखिए परीक्षा में क्या होता है, एक तो टाइम का बाउंडेशन होता है, प्रश्न की संख्या अधिक होती है, आपको उसमें क्या करेंगे, आपको आता हुआ प्रश्न में गलती हो जाएगा। गलती वही नहीं कर पाएंगे जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना। अगर मैथ में भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे कि मैथ का जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मैथ भी अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक एक चीज़ें, एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि मैथ्स कैसे करना है। चलिए यहाँ देखेंगे, आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग 40 से आगे करेंगे, 41 से करेंगे। उससे पहले जो इससे पहले वाला पार्ट देख लिए हैं उसको ये 39-40 का आंसर बताना है। जो नहीं देखे तो पहले वो जाके देखिए, आंसर दीजिए, फिर 41 से देखिए। चलिए 39 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपके ऑप्शन है ए वायु, बी है मृदा, सी है जल और डी है जीवधारी। इसमें से कौन सा आंसर होगा आप मुझे कमेंट करेंगे। 40 नंबर है, कह रहा है कि यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? ए है वायु प्रदूषण से, बी है जल प्रदूषण से, सी है मृदा प्रदूषण से और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 39 और 40 का आपको मुझे आंसर कमेंट करके बताना है, आप निश्चित रूप से बताएंगे। हाँ, और एक चीज़, आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनका बोर्ड परीक्षा है, आप निश्चित रूप से उन्हें भी ये लेक्चर, आप ये वीडियो आप शेयर करेंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जो एल्युमिनियम होता है उस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जस्तीकरण कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है, समृद्धिकरण कहलाती है और डी है इनमें से कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कहलाता है। क्या होता है? देखिए, जो एल्युमिनियम पर हम लोग मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं उससे एनोडीकरण बोलते हैं, है कि नहीं? तो 41 का जो आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, उसका जो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? ए वाट होता है, बी वाट पर घंटा होता है, सी यूनिट और डी है इनमें से कोई नहीं। ये तो वाट जो होता है ये तो वोल्ट का मतलब मात्रक है और वाट घंटा, और ये यूनिट तो है नहीं। तो आपका बी ऑप्शन 42 का जो आपका, सॉरी एक सेकेंड, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक और यूनिट। हाँ देखिए, व्यापारिक मात्रक ये नहीं देखना चाहते, ये साइंस की दृष्टि। आप सुने होंगे आपके घर में जो बिजली आती है क्या बोलता है? 10 यूनिट आया, 50 यूनिट आया, 200 यूनिट आया, है कि नहीं? तो आपका सी ऑप्शन यूनिट ही सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, मतलब कोई आपका जो सामान्य नेत्र मतलब आपका सामान्य आँख जो होता है, मतलब नॉर्मल जो आँख होती है, स्वस्थ आँख होती है, जो ठीक तरीके से काम कर रहा है, उस आँख के लिए पूछ रहा है कि दूरबिंदु क्या, मतलब कितनी दूरी तक हम लोग स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। देखिए 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और अनंत। देखिए सूर्य क्या है? अनंत डिस्टेंस पर है, अनंत दूरी पर है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? सूर्य को देख लेते हैं। इसका मतलब सामान्य आँख जो होता है उसका दूरबिंदु अनंत होता है। तो आपका 43 का डी ऑप्शन सही होगा। और ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। 44 कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन जो होता है इसके 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, मतलब किस टाइप का बॉन्ड बनता है? एक है एक आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है 44 का आपका 3 आबंध, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन, एक सेकेंड, देखिए इसमें जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा? देखिए आप हाइड्रोजन सुने हैं, हाइड्रोजन में तो एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 अगर मतलब कोई 2 हाइड्रोजन है तो इसके बीच ये तो अपना एक ही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, है कि नहीं? तो इस तरह जैसे H2 होता है तो इस दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड ही होता है, इसको एक आबंध बोलते हैं। तो आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। देखिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो कार्बन कार्बन अगर पूछे तो त्रिआबंध आप बोलेंगे, लेकिन हाइड्रोजन की यहाँ बात हो रही है तो एक आबंध ही क्या होगा? सही होगा। 44 का ए ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण जो है कौन करता है?
घास, गेहूं और आम। घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। देखिए 45 का जो आपका सही होगा, आहार श्रृंखला का मतलब क्या है, मतलब एक को दूसरा खाए, सबसे छोटे को उससे बड़ा खाए, उससे बड़ा खाए, उससे बड़ा खाए, इस तरह से। देखिए घास को गेहूं खाता है ऐसा तो नहीं होता है, घास को क्या करता है, बकरी खाता है, और फिर बकरी को क्या करते हैं, आप खा जाते हैं, है कि नहीं। तो ये एक आहार श्रृंखला दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बकरी को गाय खाती है, नहीं खाती है, तो ये भी आपका गलत होगा। घास मछली खाती है, मछली को बकरी खा जाती है, ये भी गलत होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब घास को बकरी खा जाती है और बकरी को आप खा जाते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 45 का बी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। ए है आपका अग्नाशय, बी है पीयूष ग्रंथि, और सी है अंडाशय, और डी है वृषण। तो 46 का जो आपका सही ऑप्शन होगा ये अंडाशय, मतलब ये जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता अंडाशय, याद रखेंगे इसको। 47 नंबर कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा ये कार्बन यौगिक जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, मतलब सबसे एक्टिव है, सबसे अधिक अभिक्रिया करता है। आपके ऑप्शन है ए CH4, बी C2H6, सी C2H4, और डी है C3H8। 47 का क्या सही होगा, ये जो है C2H4 जो होगा सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील होगा, है कि नहीं। 47 का सी ऑप्शन सही होगा। 48 का रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का। देखिए कोई प्रश्न का आपको लगता है कि थोड़ा डाउट है आपके इस आंसर में, या आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करेंगे। जब इससे अगला, जैसे ये जो है सेट सेकंड का दूसरा पार्ट होगा, तो इसके अगला पार्ट जो लाएंगे हम सेट थर्ड का पहला पार्ट, उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है मिस्टेक हो सकता है कभी एक बार। देखिए होता है कि आप बहुत सारा क्वेश्चन एक बार ले रहे हैं, दिमाग में होता नहीं, आप बोलते भी होंगे कभी, दिमाग में बोल रहे हैं 2, लिख रहे हैं 3, है कि नहीं। ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है देखिए 48 कह रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का दृश्य पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में करते हैं। मतलब वाहन में जब आप चलते हैं, आपके घर में मोटरसाइकिल होगा, कार होगा, तो उसमें क्या होता है, दर्पण लगा हुआ। दर्पण क्या काम करती है, हम लोग गाड़ी तो आगे की ओर देख के चलाते हैं, लेकिन अब पीछे से कोई आके ठोक न दे, उसके लिए क्या होता है, दर्पण लगा होता है, हम उसमें क्या करते हैं, पीछे के चीज़ को देखते रहते हैं। तो पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। देखिए समतल दर्पण ये नहीं करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जो है मतलब इसका यूज हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। मतलब जो दाढ़ी बनाने वाला होता है, इसमें क्या होता है कि छोटे चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है कि बड़े चीज़ का, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र का छोटे में आपको प्रतिबिंब बना देते हैं। तो हम लोग जो गाड़ी में, वाहन में जो है मतलब पीछे देखने के लिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में यूज करते हैं, वो उत्तल दर्पण होता है। तो 48 का जो आपका सी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे इसको, आप लोग भूलेंगे नहीं। 49 कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है का देखिए ये भी मतलब आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। का परावर्तक सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होगा, तो देख लीजिए एक बार। सर्च लाइट से पहले जैसे आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल, अवतल और समतल। तो हम जो हैं इसको क्या करेंगे, सर्च लाइट के बारे में इस सबसे पहले उत्तर क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उत्तल का मतलब उठा हुआ। अगर ये उठा हुआ परावर्तक सतह का, ये जो देखिए ये पेंट किया हुआ है, रंगाई पुताई किया हुआ है, और ये जो पार्ट है इस साइड से जैसे उठा हुआ आप देखते हैं, ये क्या है, ये परावर्तक सतह है। अवतल में क्या होता है, जो सेम उल्टा होता है। इसका जो परावर्तक सतह होगा ये धंसा हुआ होगा, मतलब ऐसे होगा। इसका परावर्तक सतह ये धंसा हुआ होगा, मतलब ये जो है ये रंगाई पुताई किया हुआ पार्ट है, और ये जो है अवतल दर्पण का ये क्या है, परावर्तक सतह है, मतलब और ये उत्तल दर्पण, आप इसे याद रखेंगे। और समतल दर्पण क्या होता है, वो तो बिल्कुल ऐसे समतल होता है, जो आप जो फेस देखते हैं अपने घर में, वो समतल दर्पण होता है। ये इस टाइप का समतल दर्पण होता है। ये इसका रंगाई पुताई किया हुआ पार्ट है, और इस साइड से जो है परावर्तक सतह वाला पार्ट है। तो सर्च लाइट में जो है हम लोग अवतल सतह का यूज करते हैं, याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं। 49 का जो आपका बी ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट है, इससे पहले हमने देख लिया है, इसको मैं बताया भी था आपको कि इसमें याद करने के लिए यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है, यहाँ मीटर पर सेकंड है। तो इसमें हम लोग को जब
3 × 10⁸ मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जब 10⁸ होगा तो यहाँ मीटर पर सेकेंड ही होगा, है कि नहीं। तो ये 50 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे इसको, क्या करेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं, और जो भूलेंगे वो झूलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि झूला लगा के झूलेंगे सर, झूला लगा के नहीं झूलेंगे आप, ऐसे ही लाइव बर्ड झूलते रहेंगे। इसलिए इसको आप थोड़ा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इधर उधर मतलब टीवी भी देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, वो उस टाइप का पढ़ाई मत करिए। उसमें क्या होता है कि देखिए, कह रहा है कि घंटे नहीं गुणवत्ता बढ़ाएं। घंटे नहीं गुणवत्ता बढ़ाएं का मतलब क्या है, कोई बच्चा कहता है कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, आता कुछ नहीं, और कोई कहता है कि मैं 4 घंटा ही पढ़ता हूँ, आता बहुत कुछ है। वो क्या है कि घंटे नहीं गुणवत्ता बढ़ाएं, मतलब पढ़ने का जो शैली है उसमें गुणवत्ता लाएं, मतलब एकदम शांत स्वभाव से कहीं अकेले में बैठ के पढ़ें आप। देखिए, ऑर्केस्ट्रा होता है, कभी ऑर्केस्ट्रा तो आप लोग देखे ही होंगे, बहुत माहिर हम जानते हैं। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा हो या नाच हो, कितनी हो हल्ला होती है, फिर भी वहाँ क्या बोला जाता है कि शांति बनाए बैठिए, शांति बनाए रखिए, आपको मज़ा मिलेगा, है कि नहीं। और यहाँ पढ़ने की बात होती है, यहाँ तो आपको बिल्कुल ही शांत होना ही चाहिए। तो ये जो है, ये नहीं है कि टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वो नहीं। आपको कुछ देर शांत होकर पढ़ना है। ये जो है आपको 30 मिनट 35 मिनट का ये वीडियो है। आप जो है इसे अगर 35 मिनट शांत स्वभाव से बैठ के देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में भी आपकी बोर्ड परीक्षा जो होगा 10वीं का, उसमें भी प्रश्न बन जाएगा। और नहीं ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अब वैसे आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप यही 30-35 मिनट का वीडियो देखने में आपको 2 घंटा लग जाएगा। आपको आया कुछ भी समझ नहीं, आप बोलेंगे लोगों को, आप मैंने 2 घंटा अभी पढ़ाई की। मम्मी बोलेगी पढ़ो ना बेटा, मम्मी अभी तो 2 घंटा पढ़ के उठा हूँ, अब तो नींद आ रही है, थोड़ा सोने दो। तो वो नहीं करना। और सुबह को आपको देखिए 2 महीना बचा हुआ आपके पास बोर्ड एग्जाम का, तो 2 महीना तक आप कम से कम सुबह को 5 बजे उठिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मेरे पास हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं, मुझे पता है कि मतलब बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अभी टाइम है, आप लोगों को जो एग्ज़ाम का टेंशन भी होगा कि बोर्ड परीक्षा कैसे हैंडल करें, क्या होगा नहीं होगा, है कि नहीं। तो उससे उस सब को हैंडल करने के लिए यही है कि आप रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। आपको जब कॉन्फिडेंस खुद आप में आ जाएगा, आपको लगेगा कि अब तो मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, ये परीक्षा क्या चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 50 का जो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 51 का रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जो हमारा आँख है उसमें जो प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश की किरणें, अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या अपवर्तन होता है, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 51 का देखिए, आँख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें होती है, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर जो है अधिकांश अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। हमारा जो आँख है, आपका जो आँख है, जिससे क्या करते हैं आप, टीवी देखते हैं, है कि नहीं। आप टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम चलाते हैं, व्हाट्सएप पे मतलब चैट करते हैं, फेसबुक पे क्या करते हैं, बिना मतलब का टिप टॉप करते हैं, अपने आँख की हेल्प से देखने का काम करते हैं ना। तो आपको लेकिन ये नहीं पता होगा कि आपके आँख में जो लेंस लगा है, और लेंस लगा भी है तो कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस लगा है, अवतल लेंस लगा है, वलयाकार लेंस लगा है और समतल लेंस लगा है। ये जो है आँख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस। आप इस तरह का लेंस पढ़ते होंगे, जब आँख का दृश्य आप बनाते होंगे तो इस तरह का लेंस ऐसे नहीं लगाते हैं आगे में, है कि नहीं। तो ये जो है उत्तल लेंस होता है, मतलब इसका जो सतह होता है क्या है, बीच से ऐसे उठा हुआ होता है। देख रहे हैं यहाँ बीच में उठा हुआ है, ये उत्तल लेंस होता है। और जिसका बीच वाला पार्ट क्या होता है, धंसा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब अवतल लेंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। जिन पदार्थों में, एक सेकेंड, कह रहा है कि जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता, देख लीजिए यहाँ आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल ऐसे स्पीड में पढ़ लिए, विद्युत चालक बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं, ये भी दोनों बोलते हैं, तुरंत आप आंसर लगा देंगे। लेकिन यहाँ हम लोग को देखना है नहीं होता है, मतलब विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी बोलेंगे, विद्युत चालक बोलेंगे, ए बी दोनों बोलेंगे, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत का प्रवाह क्या करना है, नहीं होना है कि नहीं। तो नहीं कैसे होगा,
विद्युत रोधी होगा तब होगा कि विद्युत चालक, चालक होगा तब तो वो तो अच्छा चालक होगा, है कि नहीं। विद्युत रोधी होगा तो क्या होगा, रोधी का मतलब विरोध करेगा, है कि नहीं। आप कहीं जाते हैं किसी के घर में, बिना पूछे चले जाते हैं तो आपको क्या होता है, धक्के मार के निकाल देता है, मतलब आपका विरोध होता है। तो विरोध होगा तो क्या होगा, आप नहीं जा पाएंगे। और जब आपका क्या होगा, विरोध नहीं होगा तो आप चले जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, विद्युत रोधी होगा। क्यों विद्युत रोधी होगा, क्योंकि आपको विद्युत को नहीं जाने देना है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, गतिशील क्या होता है। जब किसी चालक तार से, कोई चालक तार है, ऐसे आप पढ़े होंगे, ये इलेक्ट्रिक वायर है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक वायर है। इसमें क्या होता है, इस तरह से जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं। कह रहा है कि विद्युत चालक तार से धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील क्या होता है, कुछ गतिशील नहीं तो परमाणु गतिशील होता है, आयन गतिशील होता है, प्रोटॉन होगा गतिशील होता है, या इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। तो इसमें जो है ऐसे होता है ना, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब विद्युत चालक तार से धारा प्रवाहित होती है, तो इसी तरह से आप देखे होंगे, इसी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, एक इधर से इधर आपको जाते दिखेगा। तो ये जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर गतिशील होता है। याद रखिएगा इसको, डी ऑप्शन 54 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, देखिए ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। धारा का, बल का, चुंबकीय क्षेत्र का और इनमें से कोई नहीं। तो जो अंगूठा होता है आपका, आपके हाथ में अंगूठा है कि नहीं, तो आप याद रख लीजिए, आपके हाथ में जो अंगूठा है, तो वाम हस्त नियम जो बताया था कि इन्होंने, फ्लेमिंग भाई साहब ने जो बताया था, उसमें अंगूठा जो है किसकी दिशा, तो बल रेखा की दिशा बताता है। याद रखिएगा 55 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 क्या कह रहा है, 56 कह रहा है कि यहाँ से 56 कह रहा है कि ऑर्स्ट्रेड में प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता, सुई का उत्तरी ध्रुव किधर निक्षेपित होगा। ये ऑर्स्ट्रेड का आपने पढ़ा होगा चाल। तो ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये जो है ऑर्स्ट्रेड में प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर निक्षेपित होगा। आपके ऑप्शन सही है दक्षिण की ओर, बी है पूर्व की ओर, सी है पश्चिम की ओर। तो 56 का जो आपका 56 का सी ऑप्शन सही होगा। मतलब देखिए, जब विद्युत धारा दक्षिण से जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होगा, दक्षिण से, जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, क्या लिखते हैं इसे, ये पूर्व होता है, ईस्ट होता है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, वेस्ट लिखते हैं, इसे नॉर्थ लिखते हैं और इसे साउथ लिखते हैं, है कि नहीं। तो ऑर्स्ट्रेड का प्रयोग में क्या होता है, चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई डालते हैं तो विद्युत धारा जब दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित, मतलब इधर से इधर जब प्रवाहित होगी और इसके नीचे क्या हम रखेंगे, मतलब चुंबकीय सुई रखेंगे, तो सुई का जो उत्तरी ध्रुव होगा, मतलब इधर वाला जो ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव तो यही होगा, ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा, किधर घूमेगी, ऐसे घूम के ये पश्चिम की ओर, मतलब इधर घूम जाएगी, पश्चिम की ओर घूम जाएगी। याद रखेंगे इसको, सी ऑप्शन 56 का सही होगा। आपको 57 नंबर कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो जैसे होता है ना कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोयले से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, सोलर से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, विंड एनर्जी से और ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। उसी तरह से एक होता है जल विद्युत संयंत्र जो मतलब डैम बना करके नदियों में या झरनों में इस तरह से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा का। आप इस चीज़ को पढ़े होंगे। उसमें तापीय ऊर्जा से तो कोई मतलब है ही नहीं, है कि नहीं। नाभिकीय ऊर्जा, जहाँ नाभिकीय कोई जैसे मतलब चीज़ का यूज होगा तब तो नाभिकीय, ये तो नाभिकीय जब हम लोग कोई रिएक्टर बनाते हैं वहाँ यूज करते हैं। और ये सौर ऊर्जा में तो सूर्य होगा तो ही सौर ऊर्जा होगा। यहाँ तो जल विद्युत संयंत्र कह रहा है, तो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जो नदी में पानी होता है उसे हम लोग बांध बना करके इकट्ठा कर लेते हैं
और फिर यहाँ नीचे डैम बनाते हैं, पानी उस पर डालते हैं और यहाँ एक पंखी लगा होता है, उससे हम लोग वो मतलब जो टरबाइन होता है चलता है, उसे मोटर से जोड़ देते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर लेते हैं। यहाँ जो है क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। आपको डी ऑप्शन आपका सही होगा, 57 का डी याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। किस दिन के बारे में, किसी दिन के बारे में पूछ रहा है कि किस दिन जो है हम लोग गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक मतलब सूर्य से जो जल गर्म करेंगे उसका उपयोग किस दिन नहीं कर सकेंगे। धूप वाले दिन, इस दिन तो बिल्कुल करेंगे। जब धूप होगा तो क्या होगा, मतलब पानी तो गर्म होगा, गर्म दिन, और ये है वायु वाले दिन, और बदली वाले दिन मतलब बादल, ये है बादल वाले दिन। जब बादल होगी तो क्या होगा, सनलाइट आएगा ही नहीं, मतलब सूरज की रोशनी हम लोगों तक, पृथ्वी तक आएगी ही नहीं। तो ये जो सूर्य से सौर ऊर्जा से जो जल गर्म करने वाला जो डिवाइस होगा वो काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये होगा बी आपका ऑप्शन सही, बादल वाले दिन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस M ये H2O में H2 का क्या होता है। CuO प्लस H2O में H2 का क्या होता है, तो ये जो है 59 का जो है आपका एक सेकेंड, ये जो है इसमें ऑक्सीकरण आपका सही होगा। चलिए 60 देख लेते हैं। कह रहा है कि नमक के घोल में AgNO3 का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। आपके ऑप्शन से ए विस्थापन, बी है संयोजन, सी है अवक्षेपण और डी है उदासीनीकरण। तो 60 देखिए क्या है, नमक का घोल है, उसमें AgNO3 घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन होगी, संयोजन होगा, अवक्षेपण होगा और उदासीनीकरण होगा। तो ये अवक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। 61 कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का pH क्या होगा। मतलब प्रबल क्या है, मतलब प्रबल लवण अम्ल भी है और प्रबल क्षार भी है, से बने लवण का pH क्या होगा। ए है 7, बी है 14, सी है 6 और डी है 10। 61 ये क्या करेंगे, जब हम लोग प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन का क्या होता है, ऐसे हमने बताया था कि जब जो पीएच स्केल होता है उसमें 1 से 14 तक क्या होती है, मतलब ऐसे रीडिंग होती है, और बीच में जो है 7 होता है। जो 7 होता है क्या है, वो मतलब उदासीन होता है। तो ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल, मतलब दोनों अम्ल भी बहुत मजबूत है और क्षार भी बहुत। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, मतलब 7 उसका जो है pH वैल्यू होगा। 61 का जो आपका ए ऑप्शन सही होगा। 62 कह रहा है कि निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, अम्ल, क्षार और लवण। फिर वही क्वेश्चन क्या है, 1 से 14 तक इस पर क्या होती है, रीडिंग होता है। 1 से 14 तक इस पर क्या होता है, रीडिंग होता है। यहाँ 14 है, यहाँ 1 है, और जो बीच वाला होता है वो 7 होता है। जो इधर से होगा 1 से 7 के बीच का होगा वो अम्ल को दर्शाएगा, और 7 से 14 के बीच का जो होगा वो क्षार को दर्शाएगा, और जो पॉइंट 7 पर होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो कौन सा pH मान कराएगा, क्षारक विलयन को दिखाएगा। तो क्षार क्या होगा, 7 से इस बीच में होगा, यहाँ से यहाँ होगा तो ही क्षार दिखाएगा, है कि नहीं। तो इस बीच में कौन होगा, जिसका pH वैल्यू 7 से 14 के बीच होगा। तो देखिए 7 से 14 ये 2 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 13 है, मतलब 7 से 14 के बीच, तो ये डी वाला ही आएगा। तो आपका डी ऑप्शन 62 का जो है आपका डी ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 63 कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनते हैं। धातु के ऑक्साइड, अगर कोई धातु का ऑक्साइड है और वो जल में घुल जाता है तो क्या बनाता है, आपके ऑप्शन है भस्म बनाता है, क्षार बनाता है, लवण बनाता है, और डी है इनमें से कुछ नहीं। तो 63 का जो है क्षार बनाएगा। जब कोई धातु का ऑक्साइड जल में घुल जाएगा तो वो क्षार बनाएगा। 64 कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघटय और इनमें से कोई नहीं। तो 64 एनोड पर रखा जाता है। इसे विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। 64 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन और सभी। ये सभी जो है कार्बन के, हीरा भी
कार्बन से ही बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना है और फुलरीन भी कार्बन से ही बना है। तो ये सभी क्या है, कार्बन के अपर रूप होते हैं। 65 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, देखिए इसको यहाँ भी भैया लगा लीजिए, ये आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, ठीक है, इसे आप भूलेंगे नहीं। 66 का रहा है कि कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है। जो कार्बनिक ग्रुप प्रतिकारक हैं वो कौन है? CHO हैं, CO हैं, COOH हैं और O है। 66 ये जो है COOH है, ये जो है कार्बनिक प्रतिरूप ग्रुप के प्रतिकारक हैं। COOH याद रखेंगे इसको। 67 का रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं A परमाणु द्रव्यमान, B परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन और परमाणु घनत्व। देखिए आधुनिक आवर्त, जैसे पहले भी आवर्त सारणी है, मेंडलीव का भी आवर्त सारणी है कि नहीं? तो इस तरह से जो अभी आधुनिक वर्तमान में चल रहा आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है? परमाणु द्रव्यमान। क्या द्रव्यमान पर आधारित किया गया है? परमाणु संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर और परमाणु घनत्व पर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बी आपका सही होगा, परमाणु संख्या पर, मतलब ये जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा। 67 का जो है बी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त में, देखिए ये आवर्त से संबंधित आपको क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके परीक्षा में। आवर्त से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, तो आवर्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उसे अच्छे से देख लेंगे। चलिए कह रहा है 68 का, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है और स्थिर रहती है। तो जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं तरफ से, मतलब यहाँ से बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों का संयोजकता जो होता है वो बढ़ता है। याद रखेंगे इस चीज़ को। 69 कह रहा है कि मछली का श्वसन होता है। सांस आप भी लेते हैं आगे नहीं लेते हैं? बताइए, आप जो हैं सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिना सांस लिए ही रहते हैं। उसी तरह से मछली, जल की रानी जो है वो जल में रहती है हमेशा। आपके तरह वह कभी इधर कभी उधर भटकती हुई आत्मा नहीं है मछली, वो हमेशा जल में ही रहती है। तो जल में मछली कैसे सांस लेती है? जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, जल से बाहर आकर, और इनमें से कोई नहीं। तो जल में जो है मछली, आप पढ़े होंगे कि मछली का जो गिल होता है, गलफरा होता है, उसके हेल्प से वो जल में घुले ऑक्सीजन से ही क्या करती है? खुद का सांस लेती है। आप जब मछली खाते होंगे, बनाते होंगे तो देखते होंगे उसके बड़ी झिल्लीदार एकदम ऐसे बना हुआ रहता है, उसी के हेल्प से वो मछली जो है सांस लेती है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? जो पौधा होता है ना, उसमें गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? एक किण्वन द्वारा, विसरण द्वारा, ये भी दोनों द्वारा, इनमें से नहीं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? 70 का बी, विसरण द्वारा होता है। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब आना, लेना और छोड़ना, वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। 70 का जो है बी ऑप्शन आपका सही है। याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। 71 नंबर कह रहा है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। जो स्मरण शक्ति है ऑप्टिक पाली है, सेरिब्रम पेंडरल है और सेरिब्रम है, और डी है डायेसी फैलोन है। तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र जो होता है, जो हम लोगों को या आपको जो कोई चीज़ याद होती है, उसका मुख्य केंद्र क्या होता है? 71, ये सेरिब्रम होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेरिब्रम होता है वही जो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र माना जाता है। कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, किससे नियंत्रित होती है? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, और इनमें सभी से। तो 72 का जो है आपका सी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस द्वारा जो है पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है आपका, ये क्या होता है? नियंत्रित होती है। तो 72 का जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, हाइपोथैलेमस द्वारा। 72। चलिए देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है। जो हाइड्रा है उसमें जो लैंगिक जनन होता है वो किस विधि से होता है? मुकुलन द्वारा होता है, पुनर्जन्म होता है, बीजाणु जनन होता है और विखंडन होता है।
तो 73 का ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये मुकुलन द्वारा जनन होता है, उसमें हाइड्रा में लैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। 74 पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसमें जो निषेचन होता है कहाँ होता है? बीजांड के भीतर होता है, भ्रूण कोश के भीतर होता है, भ्रूण कोश के बाहर होता है और अंडाशय के पास होता है। तो ये भ्रूण कोश के भीतर होता है, मतलब 74 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा ये। तो आप याद रखेंगे पुष्प में जो होता है, मतलब फूल में जो निषेचन होता है वो भ्रूण कोश के भीतर होता है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 75 देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसमें जो है अत्यधिक विविधता देखी जाती है? शेर है, चिंपैंजी है, गैंडा है और मनुष्य है। तो कौन सा ऐसा प्रजाति है जिसमें सबसे अधिक, देखिए हम लोग जो हैं, मनुष्य जो हैं, इसी में सबसे अधिक विविधता देखी जाती है कि नहीं? से नेक्स्ट है 76 नंबर। कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 21 जोड़ा, 20 जोड़ा, 23 जोड़ा और 25 जोड़ा। 76 नंबर क्वेश्चन। तो मनुष्य में जो है 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। इसको आप लोगों को क्या करना है? भूलना नहीं है, याद रखेंगे ये निश्चित रूप से। आपके ये परीक्षा का प्रश्न है, ये पहले से आउट क्वेश्चन है। इसे आप स्टार लगा लीजिए या 10 बार VVI लगा लीजिए या 100 बार VVI लगा लीजिए, ये निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 77 नंबर। 77 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं ए DDT, कागज, वाहितमल और डी इनमें से कोई नहीं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है VVI लगा सकते हैं। तो DDT जो है होता है, ये जो है क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, मतलब ये जैविकीय रूप से क्या अपघटित नहीं होते हैं। जैसे कागज आप रख देंगे बाहर, कुछ दिन में क्या हो जाएगा? सरगल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। वाहित जो मल होता है ये भी कुछ दिन में जो क्या होता है? सरगल जाएगा। जैसे आप लोग क्या होंगे, जब अपने गाछी में या घर से बाहर कहीं मल त्याग करने जाते होंगे, जब सुबह में जाते होंगे, जब उसको देखने जाएंगे तो क्या होगा? वो मिट्टी बन गया रहता है। लेकिन DDT का टुकड़ा आप कहीं रख दीजिए, कितने भी दिन बाद देख लीजिए वो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, सेम दिखेगा। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ए हरे पौधे को, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर और फूल और पत्ते। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता का मतलब उपभोग करने वाला, जो कोई भी चीज़ उपभोग करता है, ठीक है। जैसे आप क्या है, अभी अपने घर में सिर्फ उपभोग करता है, मतलब कोई भी आपके पिताजी कमाएंगे, माताजी कमाएंगे और आप सिर्फ उपभोग करने वाले हैं। आप किसी भी तरह का उत्पादन नहीं करते हैं, आप सिर्फ उपभोग करते हैं, मतलब यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सिर्फ उपभोग करते हैं। उसी तरह से देखिए हरे पौधे, ये तो उपभोग करता नहीं होगा, ये क्या करते हैं? ये तो खुद बनाता है। हम लोग तो हरे पेड़ पौधे पर ही डिपेंड है। साग खाएं कि सब्जी खाएं कि फल खाएं, फ्रूट खाएं, धान खाएं, चावल खाएं, गेहूँ खाएं, सब कुछ क्या होगा? हरे पौधे ही देंगे। नील हरित शैवाल, जंगली जानवर और फूल और पत्ते। तो जंगली जानवर जो होता है ये क्या है? उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जंगली जानवर वो हरे पौधे भी खा लेंगे, वो आप भी मिलेंगे उनको तो आपको भी खा लेंगे, और हरित शैवाल जो होगा उसको भी खा लेगा, फूल पत्ती जो होगा सब कुछ खा लेगा वो। तो जंगली जानवर क्या होता है? वो सब कुछ खा लेता है। जैसे शेर क्या है? आपको खा जाएगा। मतलब जिराफ क्या है? वो कोई भी चीज़ कांटेदार जो वृक्ष होते हैं जिराफ के लिए बहुत ही पसंदीदा, मतलब उसको लगता है। चलिए 78 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? क्या कारण है भाई? शहरीकरण है, प्रदूषण है, ए बी दोनों है और वृक्षारोपण है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि यूरो द्वितीय का संबंध है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसलिए इसका भी आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए एक बार 79 देख लेते। कह रहा है कि किन, चलिए इसका आप तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति ने हमें दिया है। जैसे क्या चीज़? पानी प्रकृति ने दी, धूप प्रकृति ने दी,
जो भी चीज़ें आप उपभोग करते हैं सभी आपने क्या बनाया, कुछ आपने नहीं बनाया। जो भी चीज़ें हैं वो प्रकृति से ही हम लोग को मिलता है, तो उसका नष्ट करना, पानी जैसे बर्बाद हो रही है वो हम लोगों के द्वारा नष्ट होना हुआ है कि नहीं। तो वो प्राकृतिक संसाधन का नष्ट हो रहा है, क्यों? शहरीकरण से। बिल्कुल शहरीकरण से। शहरीकरण के लिए क्या करना होता है? जंगल का जंगल काट दिया, फिर वहाँ घर बना दिया गया, शहर बना दिया गया। तो ये शहरीकरण, प्रदूषण के कारण भी, जैसे आप सुने होंगे जो गाँव घर में एक गिद्ध होता था, एक पक्षी होती, तो गिद्ध खत्म हो रही है। जो गौरैया बिहार का जो मतलब राज्य के पक्षी है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे जीव जंतु सुने होंगे। जो पहले डायनासोर था वो क्यों ख़त्म हो गया? अभी जो है हमारे जंगलों में शेर की संख्या बहुत कम हो गई, वो मतलब मर रहे हैं, बहुत कम है। वो क्यों हो रहा है? ये सभी इसी सब के कारण हो रहा है कि नहीं। तो इस सब का क्या कारण है? प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है, ये शहरीकरण और प्रदूषण के कारण। वृक्षारोपण तो उसका सॉल्यूशन है, उसका समाधान है। वृक्षारोपण करेंगे तो ये प्रदूषण भी कम होगा, है कि नहीं। तो सी ऑप्शन 79 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। और 80 जो है, 80 का जो आपका वायु प्रदूषण, मतलब यूरो द्वितीय का संबंध वायु प्रदूषण से है। आप याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, है कि नहीं। तो आशा करते हैं आप लोगों को, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ये जो मैंने आपको इससे पहले वाली ये सेकेंड सेट का ये दूसरा पार्ट था। इसमें जो है हमने 40 से 80 क्वेश्चन देख लिया, और इससे पहले सेकंड पार्ट का ही हमने पहला पार्ट देखा था, उसमें 140 क्वेश्चन देखे थे। तो ये सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आगे भी इस तरह से आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा, और इस तरह से मेहनत करेंगे हम लोग मिल करके कि आपको एग्ज़ाम में 50 में 50 जो ऑब्जेक्टिव आता है, मेरा पूरा मतलब मेहनत जो है इस तरह से मैं कर रहा हूँ कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव में 50 निश्चित रूप से आए, है कि नहीं। तो आप लोगों का भी थोड़ा काम कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को खुद देख लेंगे, और आपके जो दोस्त हैं उसे भी, आपके जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी आप शेयर कर देंगे, और उन्हें बताएंगे कि सर जो है यहाँ बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न ला रहे हैं। ये जो अभी ये तो बताया ही जा रहा है आपको। फिर हम लोग जो हैं प्रीवियस ईयर, मतलब जैसे 2020 में एग्ज़ाम होगा, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ होगा, 2018 में, तो 3-4 साल का हम लोग पहले जो एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन भी लाएंगे। इसमें जो आपको बताया नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, लगभग 80% 60% जो पहले वाले सालों से भी इसमें संकलित किया गया है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन न लें, बस अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और हाँ थोड़ा इसे अच्छे से पढ़ें, याद करें, याद करने का प्रयास करें, 1-2 बार देखें, उससे आपको अधिक से अधिक याद होगी, और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सूचना आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो, आप वहाँ से हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको अगर किसी, जैसे देखिए ये एग्ज़ाम है आपका, बहुत कम टाइम बचा है, 2 महीने का टाइम है। इस कम टाइम में अब कैसे तैयारी किया जाए, कैसे अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए तैयारी किया जाए, किस पोर्शन को पढ़ा जाए, किसको नहीं पढ़ा जाए, अगर आप हमारे संस्था के विशेषज्ञ से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8271859877। इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है। टाइम कम है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप जब अगर मेहनत करेंगे अभी तो आपका वो चिंता, फिक्र, मेहनत सब रंग लाएगी, ठीक है। तो चिंता फिक्र नहीं करना है, बस मेहनत करते रहना। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 2 महीने का टाइम है, 2 महीना आप मेहनत करिए, और आपका आने वाला आगे का दिन जो है बहुत ही अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारा मेहनत आपके साथ है। हम जो भी करेंगे आपके लिए करेंगे। आप बस मुझे कमेंट तो करिए, आप मुझे कॉल तो करिए। अगर मैथ का कोई चाहिए, साइंस का चाहिए, संस्कृत का भी चाहिए, किसी भी चीज़ का चाहिए, तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। बस आपको थोड़ी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहना होगा। आपको ये वीडियो शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।